हर सुबह हम उठते हैं और भीड़ में खो जाते हैं। दिन रात मेहनत करते हैं ताकि जिंदगी और बेहतर हो जाए। फिर भी महीने की अंत में जेब खाली क्यों रह जाती है? किस गलती की सजा भुगत रहे हैं हम? यही है द मिडिल क्लास ट्रैप, एक ऐसा जाल जहाँ पे फंसने के बाद भी हमें एहसास तक नहीं होता है और बाहर निकालना वो तो नामुमकिन सा लगता है। राहुल एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था जहाँ पे उसे मंथली बस 15,000 रुपए मिलता था। वो उसके माता पिता, वाइफ और बच्चे के साथ अच्छे से रह रहे थे। किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन जब वो ऑफिस जाता है तब उसे ये पता चलता है कि उसका ही एक कलीग एक बेटिंग ऐप के सहारे 1,00,000 रुपए जीतता है। उस दिन के बाद से राहुल बस एक ही चीज के बारे में सोचने लगा कि उसके कलीग का जिंदगी कितना अच्छा है। एक झटके में 1,00,000 रुपए जीत गया। ये बहुत ही अच्छी बात है। अब मुझे भी ट्राई करना पड़ेगा। क्या पता अगर भाग्य ने साथ दे दिया तो मैं भी 1,00,000 रुपए जीत जाऊंगा। फाइनली वो घर आके उस चीज के बारे में रिसर्च करने लगा और उस बेटिंग ऐप के बारे में भी काफी सारे जानकारी हासिल कर लिया। उस ऐप को खोलते ही राहुल को कुछ तस्वीरें नजर आया और वो था विनर्स की तस्वीरें, जिनमें से कोई 1,00,000, कोई 2,00,000 और कुछ तो 1 करोड़ तक जीत चुका था। उसी फ्रंट पेज को देखकर राहुल बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और वो इंस्टेंटली 5,000 रुपए वहाँ पे लगा देता है। अब उस बेटिंग प्लेटफॉर्म में होता क्या था, वहाँ पे आपको 1 से 100 तक कोई भी एक नंबर को चूज करने के लिए बोला जाता था और फॉर्चुनेटली वो नंबर अगर लकी नंबर हुआ तो आप जितना रुपए वहाँ पे इन्वेस्ट करे थे उसका 10 गुना या फिर 20 गुना आपको रिटर्न मिलेगा। एंड सैडली राहुल ने जो नंबर चूज किया था वो लकी नंबर नहीं था और वो 5,000 रुपए हार जाता है। महीने में जिस एम्प्लॉय को 15,000 मिलता है वो अगर 5,000 रुपए हार जाए तो ये एक बहुत बड़ी बात है। राहुल ने सोचा कि अगली बार वो इस अमाउंट को रिकवर कर लेगा, लेकिन नहीं, इस बार भी वो हार जाता है। इस बार वो डरा हुआ था और मन में बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे। रिस्क लेके एक और बार वो इस गेम को खेलता है एंड फाइनली वो 50,000 रुपए जीत जाता है। इस बार राहुल की दिमाग में ये बात तो फिट हो गया था कि यहाँ पे अगर पैसा चला जाए तो वो आ भी सकता है, लेकिन एक चीज उसको पता नहीं था कि ये उसका आदत बन गया है। अब इस गेम में हारना या फिर जीतना उसके परिवार में जो बाकी 5 मेंबर्स है उसके जीवन के साथ भी कनेक्टेड है। अगर प्रॉफिट होता तो एक साथ सभी खुश हो जाते थे और अगर लॉस होता तो एक साथ सभी दुखी भी हो जाते थे। पहले राहुल के जो बच्चे हैं वो उनके साथ बात करते थे, खेलते थे, चॉकलेट्स की मांग करते थे, लेकिन वो अब उनसे डरते हैं क्योंकि राहुल इस हार जीत की जो गेम है इससे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। हारने की जो गुस्सा है वो अपने परिवार के ऊपर निकालता था और अब उसके परिवार में पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। हारते हारते वो इतना ज्यादा उधार ले चुका था कि अब वो चाहकर भी खुश नहीं रह सकते थे। पहले से ही होम लोन और ईएमआई का बोझ उनके ऊपर था। अब वो एक और लोन लेते हैं जो कि था पर्सनल लोन। उस पर्सनल लोन का पैसा खत्म होने के बाद वो दोस्तों से और रिलेटिव्स से पैसा उधार लेने लगा और वो इस कर्ज में इतना ज्यादा डूब गया था कि अब इस ट्रैप से बाहर आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया था। अभी तक आपने जो स्टोरी सुना वो एक मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास आदमी का स्टोरी है जो कि रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में रोडपति बन जाते हैं। आज की इस वीडियो पे आप हमारे सोसाइटी का एक भयानक सच के बारे में जानने वाले हैं जो कि है लोन। ये एक ऐसी ट्रैप है जहाँ पे 80% से भी ज्यादा मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली अटके हुए हैं। उनको ये अंदाजा तक नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है और धीरे धीरे वो इस ट्रैप पे और भी ज्यादा घुस जाते हैं। और जब उनको ये पता चलता है कि वो एक ट्रैप पे फंस चुका है तब उनके पास बस एक ही रास्ता होता है और वो है सुसाइड। मनी एंड मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट की 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड में हर साल 4 लाख से भी ज्यादा लोग लोन के कारण सुसाइड करने के बारे में सोचते हैं और उनमें से 1 लाख से भी ज्यादा लोग सुसाइड कर भी लेते हैं। और अगर हम हमारी देश की बात करते हैं तो यहाँ पे लोन के कारण 14 से भी ज्यादा लोग हर दिन
कर लेते हैं। पहले क्या होता था, पहले बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए या फिर घर बनवाने के लिए लोन लेते थे, लेकिन आज लोन एक लाइफस्टाइल हो गया है। जब भी हमें पैसों की जरूरत होती है हम तभी लोन लेते हैं। जब हम शॉपिंग पे जाते हैं तब थोड़ा सा डिस्काउंट के चक्कर में हम क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करते हैं और इसी क्रेडिट कार्ड को यूज करते करते हम इतना ज्यादा लोन ले लेते हैं कि इसका जो इंटरेस्ट है हम उसको ही पे नहीं कर पाते हैं। एक मिडिल क्लास आदमी की जीवन में सबसे पहला जो लोन आता है वो है EMI। जब भी कोई शॉपिंग प्लेटफॉर्म में कुछ डिस्काउंट आता है तब लाखों लोग एक साथ उस प्लेटफॉर्म में चले जाते हैं। कुछ लोग तो काम के चीजें खरीदते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फालतू चीजों में पैसे लगा देते हैं। जिसके पास पैसे होते हैं वो भी खरीदते हैं और जिसके पास पैसा नहीं होता है वो भी खरीदते हैं। अब शायद आप सोच सकते हैं कि जिसके पास पैसा नहीं है भला वो कैसे चीजें खरीद सकते हैं। वेल, तो ये पॉसिबल है नो कॉस्ट EMI के कारण। जिसके पास पैसा नहीं होता है वो EMI के सहारे उस चीज को खरीद लेते हैं एंड लोन लेने का जो प्रोसेस है वो यही से शुरू होता है। अब वो मंथली 5,000, 10,000 या फिर 15,000 कुछ भी पे करे, लेकिन उनके ऊपर आ जाता है लोन का एक बोझ। कुछ भी हो जाए अब EMI भरना ही पड़ेगा। और ये चीज बस शहरों में नहीं, गांव में भी बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। उन लोगों को ये अंदाजा तक नहीं है कि इसमें एडवांटेज कम है और ये एक ट्रैप है। हमारे देश में ज्यादातर लोग पुअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास कैटेगरी में आते हैं और यही लोग सबसे ज्यादा EMI का यूज करते हैं। मोबाइल से लेके लैपटॉप, AC, फ्रिज कुछ भी खरीदना हो, अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम EMI के थ्रू उस चीज को खरीद लेते हैं। EMI एक ऐसी ट्रैप है, अगर यहाँ पे कोई आम आदमी फंस जाए तो बार बार वो यहीं पे फंसता रहेगा। और ये चीज उन लोगों को ज्यादा टारगेट करती है जिनकी पैर उनके चादरों से ज्यादा लंबी है। तो चलिए अब जानते हैं कि एक आदमी इस लोन ट्रैप में कैसे फंस जाते हैं। अब मान के चलिए कि एक आदमी का नया जॉब लगा है और वो भी 25,000 की सैलरी का, और पहला सैलरी पाते ही वो EMI के थ्रू एक बाइक खरीद लेते हैं जिसका EMI है हर महीने 8,200 रुपए। कुछ दिन बाद वो नोटिस करते हैं कि उसका जो घर है वो खाली खाली सा दिख रहा है। सो वो एक सोफा ऑर्डर कर देता है जिसका प्राइस है 80,000 रुपए। अब सोफे का जो EMI है वो है हर महीने 6,650 रुपए। 6 महीने बाद उस आदमी का प्रमोशन हो जाता है। अब उसका मंथली सैलरी है 30,000 रुपए। अब वो एक नया AC खरीद लेता है ताकि गर्मी में प्रॉब्लम ना हो, और AC का जो EMI है वो है हर महीने 5,000 रुपए। कुछ महीने बाद खुद को स्टैंडर्ड दिखाने के लिए वो एक फोन खरीदता है जिसका EMI है मंथली 5,000 रुपए। तो 6 महीने बाद उसका जो EMI है वो हुआ 24,856 रुपए, और ये पैसा उसको हर महीने देना ही पड़ेगा। अब उसके पास बाकी रहता है लगभग 5,000 रुपए, और इन पैसों से तो फैमिली नहीं चल पाएगा, लेकिन EMI तो भरना ही पड़ेगा। अब वो क्या करता है, वो बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लेता है विथ 10% इंटरेस्ट। अब उसको EMI के साथ साथ लोन का जो इंटरेस्ट है उसको भी पे करना पड़ेगा और जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको भी पे करना पड़ेगा। और इसी बीच उनकी मदर की जो तबीयत है वो खराब हो जाती है, एक अच्छा सा डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अब उनके पास तो कोई भी सेविंग्स नहीं है, सो वो और भी लोन ले लेते हैं, मतलब एक और इंटरेस्ट अमाउंट वो अपने कंधों पर ले लेते हैं। अब वो आदमी अपने आप को एक ऐसी ट्रैप में फंसा लेते हैं जहां से निकल पाना लगभग नामुमकिन है। अब सवाल तो ये है कि इसका सलूशन क्या है। अभी तक आपने जो स्टोरी सुना, अगर आप इतना ज्यादा कर्ज में नहीं डूबे हैं तो जितना जल्दी हो सके अपने आप को यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करें। अब जो बात मैं बोलने जाऊंगा उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी चीज EMI से खरीदने से पहले ये चेक कर लेना कि उसका जो मंथली EMI है वो आपके सैलरी का 30% से कम होना चाहिए। अब उस 30% पैसों से अब एक चीज खरीद सकते हैं या फिर 10 चीज, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। आपके इनकम का बस 30% पैसा EMI में जाना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हो गया तो कुछ भी करके आप भी इस ट्रैप में गिर जाएंगे। सो खुद को कंट्रोल कीजिए और EMI के थ्रू ज्यादा चीजें खरीदना बंद कीजिए। दूसरी बात तो ये है कि जो चीज आपको चाहिए नहीं, जिस चीज का नीड आपको नहीं है,
उस चीज को खरीदना बंद कीजिए। अब उसका डिस्काउंट 60% भी हो सकता है या फिर 80% भी हो सकता है। तीसरी बात तो ये है कि अगर आपके ऊपर पहले से ही कर्ज है तो सबसे पहले उसको उतारने की कोशिश कीजिए। पैसों के साथ आप जितना ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, अपने फाइनेंशियल कंडीशन को आप जितना ज़्यादा स्टेबल रखेंगे, इस लोन ट्रैप से बाहर आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। जिस नो कॉस्ट EMI को देखकर आप इस जाल में फंस जाते हैं, इन रियलिटी वो तो नो कॉस्ट EMI है ही नहीं। आपको वहाँ पे भी जो इंटरेस्ट है उसको पे करना होता है। जो एजेंसी डेब्ट देता है, कंपनी पहले से ही उसके साथ टाई अप हो जाता है। एक बायर का जितना इंटरेस्ट अमाउंट होता है, एजेंसी पहले से ही उतना पैसा उस कंपनी को दे देता है। अब वो एजेंसी उस प्रोडक्ट का जो एक्चुअल प्राइस है उसको इंक्रीज कर देता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब मान के चलिए कि एक मोबाइल फोन है जिसका कीमत है 15,000 रुपए। अब एजेंसी इसके साथ 3,000 रुपए का इंटरेस्ट अमाउंट और 4,000 रुपए का डिस्काउंट अमाउंट ऐड करेगा, तो सब मिला के उस मोबाइल का जो प्राइस है वो हुआ 22,000 रुपए। अब वो उस 22,000 प्राइस से 4,000 रुपए हटा देगा डिस्काउंट अमाउंट बोल के, और उस मोबाइल को अब 18,000 में सेल करेगा। अब कस्टमर तो ये सोचेंगे कि वो कोई भी इंटरेस्ट पे ना करके EMI के सहारे उस मोबाइल फोन को खरीद लिया। अब उनको तो ये पता नहीं चलेगा कि इस मोबाइल का जो एक्चुअल प्राइस था वो था 15,000 रुपए। आप घर में आराम से बैठे हैं और उसी वक्त आपके पास एक कॉल आता है। दूसरी साइड से एक एजेंट क्रेडिट कार्ड का जो बेनिफिट्स है उसको बोल बोल के आपकी माइंड में वो फिक्स कर देता है, जैसे कि रिवॉर्ड्स, फ्री मूवी टिकट्स, डिस्काउंट ऑन फ्लाइट टिकट्स, डिस्काउंट ऑन ऑनलाइन शॉपिंग और भी बहुत कुछ। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना पड़ेगा। पैसा भी आपको इमीडिएटली देने की जरूरत नहीं है, आप उसको 40 से 45 दिन बाद भी दे सकते हैं। एंड नाउ आप सोचने लगते हैं कि क्रेडिट कार्ड का इतना ज्यादा बेनिफिट्स है तो क्यों ना इसको ले लिया जाए, और तब आप इस ट्रैप में फंस जाते हैं। आपको ये समझ में नहीं आता है कि जहाँ पे आपके घर वाले, आपके पड़ोसी आपको लोन नहीं देता है, वहाँ पे जो आपको अच्छे से जानता भी नहीं है वो कैसे लोन दे सकता है, और वो भी इतना इजीली। मतलब दाल में कुछ तो काला है। शो ऑफ करने के चक्कर में आप भूल जाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आप रेस्टोरेंट जाते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू। आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, शॉपिंग करते भी हैं, लेकिन पेमेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू। जितना ज़्यादा आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे आपको उतना ज़्यादा रिडीम पॉइंट्स भी मिलेगा, और उन रिडीम पॉइंट्स को एक्सेस करने के लिए आपको उतना ही ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। एंड मनी स्पेंड करते करते आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन को भूल ही जाते हैं, और इसी वजह से आपका कर्ज 10,000 से 1,00,000 तक चला जाता है। इनकम है 30,000 रुपए और कर्ज है 1,00,000 रुपए। आप कैसे पेमेंट करेंगे? लेकिन हर महीने आपको पैसा देना ही पड़ेगा। अब क्रेडिट कार्ड उसका जो असली चेहरा है उसको दिखाना शुरू करेगा। अब वो एजेंट आपसे कहते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू जितना अमाउंट ऑफ मनी लेंगे, आप अगर 40 से 45 दिनों के अंदर वो मनी रिटर्न कर देंगे तो आपको कोई भी इंटरेस्ट अमाउंट पे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ड्यू डेट ओवर हो जाए तो आप जितना अमाउंट ऑफ मनी लिए थे उसके साथ 2 से 4% का इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। नाउ इस कंडीशन में आप सोचते हैं कि आप अगर बैंक से लोन लेते हैं तो आपको 8 से 10% का इंटरेस्ट पे करना होता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप अगर पैसा लेते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 2 से 4% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये सोच के आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और जितना मर्जी उतना पैसा स्पेंड कर देते हैं, लेकिन इन रियलिटी ये पूरा अलग है। आपको 2 से 4% का इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, लेकिन वो एनुअली नहीं है, वो है मंथली, और इस हिसाब से आपको एनुअली 30 से 48% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और आप अगर मंथली पेमेंट नहीं करते हैं तो कंपनी इसके ऊपर कंपाउंडिंग ऐड करना शुरू कर देते हैं। मतलब आप अगर 1,00,000 रुपए लोन लेते हैं और मंथली आपको 3,000 रुपए इंटरेस्ट अमाउंट पे करना होता है, मतलब हर महीने आपको 3,000 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। लेकिन फॉर एनी रीजन अगर आप 1 महीने पेमेंट नहीं करते हैं
तो अगले महीने आपका जो इंटरेस्ट है वो 1 लाख रुपए के ऊपर नहीं होगा, वो 1,03,000 रुपए के ऊपर 3 से 4% का इंटरेस्ट ऐड होगा। लगभग 3,090 रुपए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और ऐसे ही अगर आप इंटरेस्ट पे नहीं करते हैं तो आप इतना ज्यादा कर्ज में डूब जाएंगे कि यहाँ से बाहर आना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इससे बचने की रास्ता क्या है? पहली बात तो ये है कि आप क्रेडिट कार्ड लेना बंद कीजिए। और आप अगर क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं तो इसको बस इमरजेंसी केस में ही यूज कीजिए और ड्यू डेट के पहले आपको जितना भी अमाउंट पेमेंट करना होगा उसको कर दीजिए। और आप अगर अभी तक इस जाल में नहीं गिरे हैं तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी गिर चुके हैं तो वीडियो में जो भी पॉइंट्स डिस्कस किया गया वो शायद आपका काम आ सके।